बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल नाम से ही समझ आ रहा है कि काम करने के लिए जिस कैपिटल या जिन पैसों की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। आइए इस चैप्टर में देखते हैं क्या कुछ हमें पढ़ना होगा। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग किस तरह से होती है एंड सेकेंडली कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए या क्या चीज ध्यान में रखते हुए हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल, net working capital. The net working capital of a business is its current assets less its current liabilities. जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस का, वो उसकी करंट एसेट्स माइनस उसकी करंट लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, करंट एसेट्स में उसके कैश आ जाते हैं, इन्वेंट्री आ जाती है, अमाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स आ जाते हैं। वेरएज करंट लाइबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं एंड अमाउंट पेबल्स टू सप्लायर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का? नंबर वन, टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस एंड नंबर टू, टू इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी to meet short-term obligations as they fall due. बेसिकली अब होता क्या है कि आप जब इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए आपको 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, और वो 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। अब जब आप कैपिटल लेकर बिजनेस में एंटर होते हो तो कैपिटल क्या है? वो पैसा जो आपने अपनी जेब से निकाल कर अपने बिजनेस में लगाए। तो वो पैसा जो आपने अपनी जेब से निकाले उसके लिए यकीनन आपने अपने कारोबार के लिए या तो कोई दुकान खरीदी होगी, कोई जगह खरीदी होगी, उसमें भरने के लिए कुछ एसेट्स खरीदे होंगे, कोई इन्वेंट्री होगी, कोई टेबल होगा, कुछ तो होगा ना जो आप उसको फिल करोगे, कारोबार को, उस जगह को, उस दुकान को कोई इन्वेंट्री से फिल करोगे। तो वो सारे पैसे किसमें लग गए? आपके एसेट्स बाय करने में। फिर इसी तरह जब लायबिलिटी, आप किसी से लोन लेते हो अपना कारोबार चलाने के लिए, तो वो लायबिलिटी भी, वो जो पैसा आ रहा है उस पे, उससे भी आप कुछ ना कुछ कारोबार के लिए एसेट्स लेते हो या फिर कारोबार में ही इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को। कोई मशीनरी परचेज कर लेते हो बड़ी, कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई प्रॉपर्टी। अब उसके बाद जो है आपके कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। एक्सपेंसेस यानी कि कुछ खर्चे। अब वो खर्चे क्या है? आप किसी ना किसी को हायर करोगे, सैलरी दोगे, ठीक है, आपका बिजली का बिल आएगा, रेंट आएगा, ये सारी चीजें आपकी एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। इनकम, आप उस माल को बेचकर कुछ ना कुछ कमाओगे। बट इन सारी चीजों के दरमियान एक और चीज है जिसको हम क्या कह रहे हैं? वर्किंग कैपिटल। यानी आपको रोजमर्रा जो आप दुकान पर जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो, तो आपको कोई मेहमान आ गया, कोई कस्टमर आ गया, उसको चाय पिलाने के लिए पैसा चाहिए। कोई आपकी मशीन अचानक से रुक गई, खराब हो गई, कुछ रिपेयरिंग के लिए किसी को बुलवाया है तो उसको भी देने के लिए पैसा चाहिए। फिर अचानक से आपका कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, किसी लेबर का हाथ आ गया मशीन में, अब उसको फर्स्ट एड तो करना है ना, उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचाना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो ये जो पैसा है, ये आपके डे टू डे रूटीन कारोबार, आपकी दुकान चलाने के लिए जो चाहिए उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ये खुला होना चाहिए, मतलब आपके हाथ में कैश की फॉर्म में होना चाहिए। इससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया, कस्टमर आ रहे हैं, आप उसको अच्छे से एंटरटेन कर रहे हो, आप कंजूसी नहीं कर रहे हो उसको। अगर बड़ा कस्टमर है, कोई आपकी सोने की ज्वेलरी या आपकी कोई डायमंड की ज्वेलरी खरीदने आया है, तो आपको डेफिनेटली उसको चाय पानी खाना नाश्ता कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। इस तरह कैसे आपका इंप्रेशन पड़ेगा बिजनेस का? अच्छा, सही है। तो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल बहुत अहम रोल प्ले करता है, जो कि बाहिर डायरेक्टली नहीं लगता कि भाई इससे क्या। वर्किंग कैपिटल से अगर हम कुछ, मतलब प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, मतलब डायरेक्टली आपको फील नहीं होगा। बट yes, it builds an image for your company, it builds a credibility for the company, which ultimately contributes to the profit of the company. सेकेंड रीजन है लिक्विडिटी। आपके पास खुला कैश हाथ में होगा तो आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल कर सकते हो। शॉर्ट टर्म यानी कि आपने 1 हफ्ते का लोन लिया था, बैंक से ओवरड्राफ्ट हो गया था, तो बैंक को 1 हफ्ते में आप लौटा सकते हो। या आपने अपने किसी सप्लायर से 1 हफ्ते की मोहलत ली थी कि मैं पेमेंट कर दूंगा 1 हफ्ते बाद, तो आपके पास कैश होगा हाथ में तो आप पेमेंट करोगे ना। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए भी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट,
Profitability, if a business operates with excessively low levels of working capital, then this may lead to trading problems and lower profits. यानी अगर आपका वर्किंग कैपिटल गुड इनफ नहीं है या बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर आपको ट्रेडिंग में भी मसाइल होंगे और आपके प्रॉफिट्स पर भी अफेक्ट पड़ेगा। लो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेटिंग विद एक्सेसिवली लो वर्किंग कैपिटल। आपके पास इन्वेंट्री शॉर्टेज हो गया है, इन्वेंट्री बहुत कम रह गई है। इन्वेंट्री भी आपके लिए एक तरह से वर्किंग कैपिटल का काम ही करती है, क्योंकि आप इन्वेंट्री फॉरन बेचकर उसको कैश में तब्दील कर सकते हो। तो लो इन्वेंट्री का मतलब है दैट यू आर लाइकली टू लीड टू लॉस सेल्स। आपके पास सेल्स नहीं आएगी, आपके पास कस्टमर आएगा और आपके पास माल नहीं होगा, तो आप क्या बेचोगे? तो आपके पास आता हुआ पैसा क्या हुआ? वापस लौट गया। इसी तरह लो रिसीवेबल्स, if this means that a business credit terms are overly strict and that long credit periods are not being made available to its customer, this may lead to lost sales. अब देखो, हर बिजनेस का ना एक नेचर होता है। अब सुपरमार्केट आपको कभी भी क्रेडिट में माल नहीं देगा, ये उस बिजनेस का नेचर है। बट आप देखो, सुपरमार्केट में लाइनें लगी हुई हैं, हर दिन की उनकी ट्रांजैक्शन देखो, हजारों और लाखों की तादाद में एक दिन की ट्रांजैक्शन जाती है, सिर्फ एक दिन की। तो लो रिसीवेबल्स उन बिजनेसेस के लिए है जिन बिजनेस का नेचर ही यही है कि वो अपनी इन्वेंट्री या वो अपना माल उधार पे देते हैं। जो अपना माल उधार पे देते हैं तो उनका रिसीवेबल अच्छा खासा हो जाता है मार्केट में। तो अगर उन कारोबारों का या उन कंपनीज का रिसीवेबल कम है, तो या तो उनमें उसकी रीजन ये हो सकता है कि वो क्रेडिट टर्म नहीं दे रहे, ओवरली स्ट्रिक्ट है उनके क्रेडिट टर्म्स, या फिर वो अपने कस्टमर को क्रेडिट पे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो सेल लूज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब उसी इंडस्ट्री में क्रेडिट पे दे रहे हैं माल। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न्स One of the central concerns of working capital management is how much money to invest in short-term assets to address the problems of operating with excessively low levels of working capital. This can be thought of as a working capital investment decision and is the main focus of this chapter. क्या कह रहे हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो सबसे अहम तरीन मसला है या कंसर्न है, वो ये है कि हम आखिर कितने पैसे, हाउ मच मनी टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेटिंग विद एक्सेसिवली लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम इस मसले को कैसे हल करें? हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा वर्किंग कैपिटल गुड इनफ हो? हम कितना पैसा अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स पर लगाएं, कितना पैसा हाथ में लिक्विड फॉर्म में रखें, या कितना रखना चाहिए कि जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता रहे और हमें प्रॉफिट भी जनरेट हो। सो लिक्विडिटी, every business needs adequate liquid resources to maintain day-to-day cash flow such as wages and payments to suppliers. If money is tied up in short-term assets such as inventory and receivables, this may cause liquidity problems. Liquidity can be maintained by ensuring that the amounts of cash tied up in inventory and receivables is not excessive. यानी लिक्विडिटी को इंश्योर करना कि हाथ में इनफ पैसा हो, उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इंश्योर करो कि आपकी इन्वेंट्री में सारा पैसा ना लग जाए और रिसीवेबल्स में, क्योंकि ये दोनों में पैसा लगा हुआ का मतलब है कि आपका पैसा इस वक्त ब्लॉक्ड है, आपके हाथ में नहीं है, कैश की सूरत में नहीं है कि आप उसको यूज कर सको। तो ये इंश्योर करना कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स एक लिमिटेड, एक एक हद तक हो, एंड देन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड एज अ कैश, एज लिक्विडिटी। So this is the main focus of the next chapter, which looks at cash flow forecasting and how working capital finance should be approached. ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैश फ्लो की फोरकास्टिंग किस तरह से होगी, कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होता है। So working capital finance, the approach taken to financing the level and fluctuations in the level of net working capital. अप्रोच क्या होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की, क्या अप्रोच होनी चाहिए? लेट्स सी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भैया अब देखो, दो चीजें हैं ना, हमने ऊपर भी पढ़ी कि दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट्स इंक्रीज करेगा कंपनी के अगर हम अच्छी वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। एंड दूसरा क्या, जब हमारे हाथ में पैसा होगा, लिक्विडिटी होगी, तो हम अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को इजिली पे ऑफ कर सकेंगे, वो ड्यू मतलब वो डिले नहीं होगा वो चीज। मगर अब बात ही सारी, खेल ही सारा इस बात का है कि हम हाथ में पैसा जितना भी रख लें वो तो खर्च हो जाता है, और प्रॉफिट हमें कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा।
अपने इन्वेंट्री में या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में। तो ये जो है ना, एक समझे कश्मकश है या एक डिलेमा है, जिसमें हर वक्त एक बिजनेसमैन रहता ही है कि कितना पैसा हाथ में रखें और कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें। तो ये एक तरह से हर बिजनेस के लिए अलग होता है। हर बिजनेस अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहा होता है, उसकी कॉम्बिनेशंस अलग होती हैं। So the objectives of liquidity and profitability may conflict. If a decision is made to invest in higher inventory, example to reduce delivery lead times or receivables, to allow longer credit terms in order to boost sales and profits, then this will tie up funds in higher net working capital and this will reduce liquidity. यहाँ पे बात समझ आ रही है that अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे हायर इन्वेंट्री में तो सेल्स तो बूस्ट हो जाएगी, प्रॉफिट भी आएगा, बट देन लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी चीज कम हो जाती है, ये इनका आपस में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, ये हमने वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा था कि इसको हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में भी हेल्प होता है। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग क्या करनी है? इन्फ्लुएंसेस ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग किस तरह से करो, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके वर्किंग कैपिटल के लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो नंबर वन, जनरल फैक्टर्स, यानी कि आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, आपका कारोबार या आपकी कंपनी किस बिजनेस सेक्टर को बिलोंग करती है। सेकंड, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी कि आपकी कंपनी का स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ रनिंग द बिजनेस क्या है, आपका सीईओ आपका डायरेक्टर किस तरह से कंपनी को चलाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी वो डिफरेंट वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज फॉलो होंगी। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल लेवल्स। नंबर वन, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। नंबर टू, पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। एंड नंबर थ्री, सीजनल फैक्टर्स। नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज हम इस पे काफी बात कर चुके हैं पहले भी कि भाई एक इंडस्ट्री का नेचर है कि वो क्रेडिट पे माल देती है, तो दूसरी इंडस्ट्री का नेचर है कि वो क्रेडिट पे नहीं देती, 1 टका भी नहीं देती, एक दिन के लिए भी नहीं देती। तो ये नेचर है इंडस्ट्री का जो मैटर करता है, जिसके ऊपर हमारा वर्किंग कैपिटल डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। भाई आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, अगर आप उससे बिल्कुल उलट कर रहे होगे तो कस्टमर आपसे हो सकता है ना खरीद के आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। सो दैट इज वाई द पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर यानी कि सीजन की भी बात होती है कि कभी हो सकता है गर्मी के सीजन, सर्दी के सीजन, एंड देन कभी आपका वर्किंग कैपिटल श्रिंक कर जाए, कभी आपके पास ज्यादा हो। तो ये भी होता है, कभी आपके इन्वेंट्री आपके पास ज्यादा पड़ी हुई हो, कभी ज्यादा सेल हो जाए, तो सीजनल फैक्टर भी मैटर करता है। नेक्स्ट, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, अ कंपनी सेल्स एंड इट्स वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी। इफ सेल्स आर हायर, then the net working capital will normally rise too. However, different companies will plan to allow net working capital to rise at different rates depending on their working capital investment strategy. क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नंबर वन, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, हमने अभी बात की कि डायरेक्टर्स और उसके जो टॉप मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेगी कि कितना रखना है वर्किंग कैपिटल या नहीं रखना। बट इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कंपनी सेल्स, कि कंपनी कितना बेच पा रही है, उसकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी क्या है। एंड देन डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल अप एंड डाउन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है। इट्स ऑल गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? अग्रेसिव स्ट्रैटेजी में मिनिमाइज करता है नेटवर्किंग कैपिटल, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी में हम अपना नेटवर्किंग कैपिटल मैक्सिमाइज करते हैं। तो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, वी एम टू कीप इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स एज लो एज पॉसिबल। जितना कम हम रख सकते हैं अपनी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को, हम उतना कम रखते हैं ताकि हमारे पास पेबल्स आर मैक्सिमाइज्ड। जितना पेमेंट्स हमें करनी है हम वो उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सप्लायर्स आर पेड एज लेट एज पॉसिबल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर है और यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर है। दिस प्रायोरिटाइजेस लिक्विडिटी बट मे क्रिएट ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। भाई अब इस पे देखो ना, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। क्या रिस्क ले रहे हैं कि अपनी इन्वेंट्री लेवल भी बिल्कुल लो रखी हुई है और रिसीवेबल्स भी बिल्कुल मिनिमम रखी हुई है। यानी कि उनके पास इन्वेंट्री जब कम है तो सेल भी कम कर रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं तो रिसीवेबल भी कम है। और पेबल्स को बढ़ाया हुआ है, क्यों? सप्लायर्स को लेट पेमेंट करनी है, सबसे इंतहाई तरीन लेट। एंड देन उनकी प्रायोरिटी क्या है कि उनके हाथ में पैसा हो हर वक्त। बट क्या ये पैसा उनको फायदा दे रहा है? इट विल क्रिएट मोर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम।
So this is an aggressive strategy. Whereas conservative strategy में क्या हो रहा है कि it is allowing high levels of inventory and receivables and plans to pay supplier on time. यानी कि हाई लेवल इन्वेंट्री रखनी है, रिसीवेबल्स भी हाई लेवल रखने हैं, सप्लायर को भी टाइम पे पेमेंट करनी है. दिस एम्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग प्रॉब्लम और स्टॉक आउट तो नहीं होंगे, बट मे कॉम्प्रोमाइज लिक्विडिटी पे अफेक्ट आ सकता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी. ठीक है जी, आगे बढ़े. प्लानिंग ओवरऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स. वर्किंग कैपिटल रेशियो किस तरह निकाल सकते हैं? इन्वेंट्री डेज का रेशियो हम निकालते हैं, जिसमें अमाउंट ऑफ डेज ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन हेल्ड एज इन्वेंट्री. पेबल डेज निकालते हैं, रिसीवेबल डेज निकालते हैं. इन सबके फॉर्मूला गिवन है. ये वर्किंग कैपिटल रेशियोज कहलाए जाते हैं. सो इन्वेंट्री डेज या इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365. Inventory turnover, cost of sales divided by average inventory. Receivable days, receivables divided by credit sales multiplied by 365. Payable days, payables divided by credit purchases multiplied by 365. ये सारे formulas आपको याद करने पड़ेंगे. Simple application है formula की, कोई खास बहुत technical या बहुत ज़्यादा complicated नहीं है. Normally in the exam, inventory can be assumed to be of finished goods. If this is not the case, that is inventory is raw material or work in progress, then the calculation will need to be adjusted to reflect the cost incurred in bringing the inventory to its present location and condition as follows. यानी कि यूजुअली तो एग्जाम में जिस इन्वेंट्री का जिक्र होता है वो फिनिश गुड्स ही होती हैं, मगर अगर ऐसा ना हो, अगर आपकी इन्वेंट्री जो एग्जाम में लिखी है वो रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप पहले उसको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए कन्वर्ट करेंगे. WIP डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 365 डेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. इसी तरह रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365 डेज ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे आप चीजों को देखेंगे. नंबर ऑफ डेज, एग्जाम फोकस पॉइंट क्या है कि एग्जाम क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जा सकता है कि आपके नंबर ऑफ डेज 360 डेज है और या फिर 365. तो आपको फिर ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं. अगर एग्जाम मेंशन कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज के साल में इतने दिन है और इतने दिन पे आपको निकालना है, तो आप वही दिन कंसिडर करोगे. और अगर 6 मंथ पीरियड है तो उसमें 180 डेज में भी अप्रोप्रिएट टू यूज इन कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल डेज. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि अगर 6 मंथ्स है तो 180 डेज, फुल ईयर है तो 365. बाज़ औक़ात वो मेंशन करेंगे 360 डेज, तो आप 360 डेज पर लोगे. टर्मिनोलॉजी क्या कह रहे हैं कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इंस्टेड ऑफ इन्वेंट्री डेज, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल डेज, अकाउंट पेएबल पेमेंट पीरियड. यानी कि डेज की जगह वो पीरियड भी बोल सकते हैं, बट आपको निकालने तो डेज ही हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन. इट इज वेरी सिंपल. You may pause the video, try this out, and then resume. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए. So what does the requirement say? What is the amount of receivable management company should forecast for next year, assuming 365 days in a year? यानी कि अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स हमें पता करने हैं. अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स कैसे पता करने हैं? सेल्स की फोरकास्ट है $8,64,000 एंड कस्टमर पे करते हैं 73 डेज ऑन एन एवरेज. तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि 864 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 365. तो हमें पता चल रहा है कि हमारे रिसीवेबल्स 172,800 है. ठीक है, इजी पीजी सम है, कोई मसला नहीं है. आगे बढ़ रहे हैं. दूसरा सम, requirement assuming that the business has a zero cash balance and that there are 365 days in a year, what is the annual credit sales revenue? एनुअल क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू क्या है? यानी कि आपकी साल की जो सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट पर वो कितनी है? सो बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 2. Current assets consist of inventory $10 million and current liabilities of $15 million. The company gives on average 336.5 days credit to its customers. तो अब हमें ये अज्यूम करना है कि जीरो कैश बैलेंस है, इनके पास वर्किंग कैपिटल कुछ भी नहीं है एंड इनके पास साल में 365 डेज है एंड इनकी एनुअल क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू क्या है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? सिंपली करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, हमारा करंट रेशियो 2 निकल आता है. तो हमारे पास करंट एसेट कुछ गिवन है, इनके पास इन्वेंट्री यस 10 मिलियन गिवन है.
करंट लाइबिलिटी 15 मिलियन गिवन है, तो करंट एसेट 10 मिलियन प्लस रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इसी तरह हम रिसीवेबल्स फाइंड आउट कर लेंगे 20 एंड देन रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स जब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 365, तो हमारे पास 36.5 आना चाहिए। तो इससे तरह हम क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं है कि भैया आप मुझे रिसीवेबल डेज निकाल के बताओ या आप मुझे करंट रेशियो बताओ, मगर थोड़ा बैकवर्ड आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि आपको करंट रेशियो गिवन है, आपको करंट एसेट गिवन है, आपको लाइबिलिटी गिवन है, करंट एसेट में भी एक चीज गिवन है तो एक चीज आपको फाइंड करनी है। तो आपने एक चीज फाइंड कर ली। फिर इसी तरह रिसीवेबल्स गिवन हो गए, आपके पास ये वाला रेशियो गिवन है, अब आपको क्रेडिट सेल्स निकालनी है। तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरह से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। जाहिर है अब ये एफएम का लेवल है, अब ये जो है F2 का लेवल नहीं है, तो इस पे हमें थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्मूला में कौन सी चीज मिसिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए बाकी चीजें जो गिवन है उसको यूज करते हुए मिसिंग चीज को फाइंड करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल। Ratio analysis from the previous section can also be used to analyze the impact of higher sales on liquidity using the cash operating cycle, also known as working capital cycle. अच्छा, अब ये वर्किंग कैपिटल पीरियड अलग है, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल अलग है। ठीक है, ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये दैट इज इक्वल्स टू द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इन दोनों का नाम ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। सो सबसे पहले क्या है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर्स द लेंथ ऑफ टाइम इन डेज, वीक्स और मंथ्स following the receipt of a customer order for cash to be received measured as inventory days plus receivable days. Cash to be paid out to suppliers measured as payable days. So cash to be received measured as inventory days plus receivable days. And cash to be paid out to suppliers measured as payable days. So cash to be received in days minus cash to be paid out in days will give you cash operating cycle. The period of time that elapses between the point at which cash begins to be expended on the production of a product or service and the collection of cash from a customer, यानी कितने दिन में आपके पास कैश आ रहा है और कितने आप पे आउट कर रहे हो, कितने दिन में कैश आपके पास जा रहा है, इन दोनों को पूरा माइनस करके आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा। Requirement, calculate WNS's cash operating cycle. So WNS company is a manufacturer. It buys from suppliers that allow WNS 2.5 months credit. The raw material remain in inventory for 1 month and it takes WNS 2 months to produce the goods. The goods are sold immediately after production is completed and customers take an average of 1.5 months to pay. तो simply क्या है कि आपको receivable कितने दिन में मिल रहा है? It buys from suppliers that allows 2.5 months credit. तो आपको रिसीवेबल यानी कैश रिसीव कितने दिन में कर रहे हो 1.5 मंथ्स में, और कैश पे कितने दिन में कर रहे हो 2.5 मंथ्स में। तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या बन रहा है 1.5 माइनस 2.5, ऐसा ही है। So the average time that raw materials remain in inventory 1 month, time taken to produce the goods 2 months, time taken by customers to pay for the goods 1.5 months, time taken to pay suppliers 2.5 months minus cash operating cycle 2। आप देख रहे हो जितने भी डेज मेंशन्ड है, मंथ मेंशन्ड है, आपने तमाम चीजों को कैलकुलेशन में लिया। कितने दिन इन्वेंट्री पड़ी रहती है गोदाम में, कितने दिन लग जाते हैं उसको प्रोडक्शन में से गुजरने में, कितने दिन लग जाते हैं कस्टमर्स को पे करने में, और फिर कितने दिन आपको लगते हैं अपने सप्लायर्स को पे करने में। तो ये सब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी, अब ये एक एक्टिविटी है, इसको ट्राई आउट कीजिए, खुद से ट्राई करें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अज्यूमिंग 365 डेज इन अ ईयर। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री डेज, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेज निकाली गई है 86,400 डिवाइड बाय 77,56,000 मल्टीप्लाई बाय 365 41.7 डेज। रिसीवेबल डेज निकाले गए हैं 73 डेज, पेबल डेज निकाले गए हैं 67.9 डेज एंड देन इनको नेट ऑफ किया गया है, सो वी गेट 46.8 डेज एज द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। आगे बढ़े।
कैश ऑपरेटिंग साइकिल का इस्तेमाल किया और उसका मतलब क्या है या इससे हमें बात क्या पता चलती है। बेसिकली देर इज नो ऑप्टिमल लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर एवरी कंपनी। यानी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ जो 2 है ना ऑपरेटिंग साइकिल वो बेस्ट है, 2 मंथ्स का टाइम वो बेस्ट है, या मैं बोलूँ कि नहीं 3 मंथ्स का जो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम है ना वो बेस्ट है। नहीं, ये हर कंपनी के लिए डिफरेंट होता है। आप कोई एक नंबर से जज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हर कंपनी के लिए डिफरेंट होता है। हाउ एवर बाय कंपेयरिंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी कि हम अपने पिछले पीरियड से इस पीरियड का कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंपेयर करने से या फिर अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने से, इससे हमें पॉसिबल इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अनवेलकम ट्रेंड्स। यानी कोई अनयूजुअल चीज हो रही है कि पहले हम काफी टाइम से हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 2 मंथ्स है और अब हमारा 3 मंथ्स हो गया है, तो ऐसी क्या वजह है कि 3 मंथ्स हो गया बढ़ गया है। तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, क्या हमारे कस्टमर्स लेट पे कर रहे हैं, क्या हम अपने सप्लायर्स को लेट पे कर रहे हैं, रीजन क्या है। तो ये कुछ अनवेलकम ट्रेंड्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है अगर हम इसको ऑपरेटिंग साइकिल को अपने पिछले पीरियड से या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के ऑपरेटिंग साइकिल से कंपेयर करें तो। The cash operating cycle can also be used to identify the possibility of a cash shortfall if sales rise too rapidly. This is sometimes called overtrading and is covered later in this chapter. ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होता है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ कैश शॉर्टफॉल। यानी हम वक्त से पहले ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं कैश शॉर्टफॉल तो नहीं हो रहा, क्योंकि इससे बाद होगा हमें ये भी पता चलता है कि कहीं गोइंग कंसर्न में तो मसला नहीं है। ठीक है, तो कैश की शॉर्टफॉल क्योंकि बहुत बड़ा खतरा होता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होना किसी भी कंपनी को और मुस्तकिल उस प्रॉब्लम का रहना, ये बहुत बड़ी अलामत है कि कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है या फिर उसका गोइंग कंसर्न का इशू आ रहा है। तो ये चीज भी मतलब आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है, हमें इस पे नजर रखना बेहद जरूरी है। ओके, सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो का क्या फॉर्मूला है, सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल। तो इससे आपका क्या रे निकल आएगा, सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। बेसिकली ये रेशियो आपको क्या बताता है, डेमोन्स्ट्रेट्स योर कंपनीज ओवरऑल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिकॉज इट कंसिडर्स द लेवल ऑफ नेट करंट एसेट्स यूज टू सपोर्ट रेवेन्यू जनरेशन, के जितने भी आपके नेट करंट एसेट्स हैं वो आपके रेवेन्यू जनरेशन में सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। A company adopts an aggressive working capital investment policy relative to another company if it uses a lower level of net current assets to support a similar level of revenue generation, or a conservative working capital investment policy relative to another company if it uses a higher level of net current assets to support a similar level of revenue generation। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी aggressive वर्किंग कैपिटल पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उसमें उसके एसेट भी लो लेवल पे हैं, उसने मतलब अपना रेवेन्यू भी प्रॉफिट्स भी उसके लो लेवल पे हैं, तो ये बड़ा एग्रेसिव सिस्टम है। बट कंजर्वेटिव में क्या है कि आपकी इन्वेंट्री भी ज्यादा है, आपके रिसीवेबल भी ज्यादा है, आपके हायर लेवल ऑफ नेट करंट एसेट्स हैं, बट देन ऑफ कोर्स टू सपोर्ट रेवेन्यू जनरेशन, ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, बट वही बात है कि यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी या कैश इन हैंड थोड़ा कम होगा। आगे बढ़ रहे हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनुअल अकाउंट, सेल्स गिवन है, नेटवर्किंग कैपिटल गिवन है, रेशियो भी गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि व्हाट इंक्रीजेस इन द लेवल ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू सपोर्ट हायर सेल्स if sales are forecast to rise by $2 lakh over the next year। यानी कि अगर अगले साल सेल्स हमारी $2 लाख से बढ़ती है तो इस सेल्स को सपोर्ट करने के लिए हमें कितना नेट वर्किंग कैपिटल हाथ में चाहिए होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, सबसे पहले तो 864,000 प्लस 2 लाख, हमारा करंट सेल्स कितना है 864,000, इस पे हम ऐड कर देंगे हमारा राइज वाला 2 लाख, 1064700। 1064000 को डिवाइड करेंगे हम 5.3 से। 5.3 क्या है हमारा सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000486। This is an increase of 200,486 minus 162,800, which is equals to 37,686 or 37,700 to the nearest hundred. This represents the increase in cash due to movements in working capital.
क्या कह रहे हैं कि 2 लाख डिवाइड बाय 5.3071 इक्वल टू, हमारा क्या आंसर आ रहा है, 37,685। तो 37,685 को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने के लिए 37,700, करेक्ट आंसर 37,700। यहाँ से भी वही चीज आ रही है कि जब आपने डिवाइड किया आपका ये आया, इसको आपने 1,62,800 से माइनस किया। 1,62,800 इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। इससे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट वुड बी योर आंसर, कि हमें इतना वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, कितना लेवल ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज चाहिए। दिस इज द इंक्रीज दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल तो ये हमारा 162,800, इससे भी ज्यादा जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि जैसे कि हमारी सेल्स $2 लाख से बढ़ी तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी 37,700 से बढ़े, टू सपोर्ट द सेल्स जनरेशन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग किसको कहते हैं? ओवर ट्रेडिंग, a situation where a business has inadequate cash to support its level of sales, also known as undercapitalization। जब किसी भी इदारे के पास, बिजनेस के पास इनएडिक्वेट कैश होता है, यानी कि कैश कम होता है, टू सपोर्ट द लेवल ऑफ सेल्स, ऑल्सो नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग कहते हैं या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। सिम्टम्स क्या है? रैपिड इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन्स, रैपिड इंक्रीज इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, rapid increase in trade payables and a rising bank overdraft, worsening liquidity ratios causing significant increase in operating cycle, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल में भी इंक्रीज आ रहा है। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी ओवर ट्रेडिंग कर रही है या अंडर कैपिटलाइजेशन से गुजर रही है। इसको डील कैसे करेंगे विद द रिस्क? प्लान द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल, इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिड्यूस बिजनेस एक्टिविटी। ये सब एक मतलब कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कि आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लें, कोई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोई नई मतलब टेक्निक्स इस्तेमाल करें, चेंज करें अपनी स्ट्रेटेजी को, या फिर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कम कर लें। नेक्स्ट, मैनेजिंग इन्वेंट्री। This chapter now moves on to consider each specific component of working capital and the issues surrounding the level of investment। अच्छा, ये जो है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये पूरा F2 का ब्रॉड फॉरवर्ड टॉपिक है। EOQ, द ऑप्टिमल ऑर्डरिंग क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो आपको हर दफा ऑर्डर करनी चाहिए जिसमें आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाएगी। यानी आपका वो EOQ, वो क्वांटिटी आप ऑर्डर प्लेस करो अपने सप्लायर के साथ, ये जिसपे आपकी सबसे कम कॉस्ट आएगी, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी कम आएगी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग भी कम आएगी, और परचेजिंग कॉस्ट भी कम आएगी। ये तीनों कॉस्ट जब हमारी कम आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, EOQ। EOQ का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने F2 में भी देखा था, फॉर्मूला टू लर्न, EOQ का ये रहा फॉर्मूला। Q is equals to root under 2CO cost of order multiply by demand divide by cost of holding। ठीक है, रूट अंडर 2CO D डिवाइड बाय CH। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर CO मल्टीप्लाई बाय D बाई Q। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग का फॉर्मूला CH मल्टीप्लाई बाय Q/2, ये भी याद करना है। एंड ये F2 का ब्रॉड फॉरवर्ड है तो हम इस पे बहुत ज्यादा मतलब फोकस ना भी करें, यानी कि आई एम अज्यूमिंग दैट you must be aware of this very well। सिंपली फॉर्मूला एप्लीकेशन है, आप इसको सम को ट्राई आउट करें। Calculate the economic order quantity and the average inventory level, total inventory related cost and the economic order quantity। सिंपल इनकी फॉर्मूला एप्लीकेशन है, एनुअल डिमांड एवरेज इन्वेंट्री Q डिवाइड बाय 2, क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट CH मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय 2 प्लस CO मल्टीप्लाई बाय D बाय Q प्लस परचेजिंग कॉस्ट। ठीक है,
आगे बढ़े। ड्रॉबैक्स ऑफ ईओक्यू मॉडल, ड्रॉबैक्स क्या है, इसके मसले मसाइल क्या हैं? इट अज्यूम जीरो लीड टाइम, नो बल्क परचेज डिस्काउंट। भाई प्रैक्टिकल में तो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, लीड टाइम भी होता है थोड़ा कुछ ना कुछ, जिसमें मतलब आपके पेमेंट के दरमियान थोड़ा सा वक्फा होता है, थोड़ा ऑर्डरिंग टाइम का वक्फा होता है। आई मीन टू से कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया तो 2 दिन 3 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा। So there is a lead time as well. Ignore the need to increase order sizes. उनको लगता ही नहीं कि ऑर्डर साइज बढ़ाने की जरूरत है। ईओक्यू कहता है हर दफा 500 यूनिट्स मंगवाने हैं तो हर दफा 500 यूनिट्स ही मंगवाने हैं। अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है ग्रेजुअली, आपको 500 नहीं 1000 की जरूरत है, तो 1000 मंगवाने चाहिए, तो वो ये इस चीज को भी इग्नोर करते हैं। इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इन डिमांड, इग्नोर्स द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री टू कस्टमर्स, इग्नोर्स द हिडन कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, सब इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि ईओक्यू की ये ड्रॉबैक्स है। Bulk purchase discount. Calculate EOQ in a normal way and inventory related cost at the EOQ. Calculate inventory related cost, the lower boundary of each discount above the EOQ. Select the order quantity that minimizes inventory related cost. Bulk purchase discount का भी हमने F2 में पूरा देखा था कि अगर आपको सप्लायर की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑर्डर ऑफ 300 यूनिट्स, तो हमने उसको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। डिस्काउंट ऑफ 4% मिल रहा है 800 पे, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो बहुत सिंपल है, इसको आप F2 के भी उसमें जाके रिव्यू कर सकते हैं, बट आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। इट इज वेरी इजी। ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट।